Hello students, now let's start with the third lecture on Bohr's model. As I told you earlier, development of Bohr's model is based on these 2 points that we had discussed in previous 2 lectures. ये 2 points क्या बताते हैं? Number 1 is dual character of the electromagnetic radiation, which means that radiations possess both wave-like and particle-like properties. And number 2 is the experimental results regarding atomic spectra. So now, before proceeding towards the Bohr's model or what Bohr propounded about the structure of atom, first we need to understand this dual behavior, the wave kind of behavior and the particle kind of behavior, and then we have to understand the atomic spectra. In the previous lecture we had already discussed up till the figure 2.7. So now to move onwards, first let's have a look on these 2 points. Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. कह रहे हैं कि वेव मोशन वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मगर हम उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या है? The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Simplified picture of electromagnetic wave is shown in figure 2.6 that we have already seen. Here is the figure. So this is about the first point. First point ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बनी होती हैं. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं. अब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमें समझना है और ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को, इसे समझना है. एंड दिस इज़ अबाउट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही साथ ये दोनों डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं. और ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बात बताई गई है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, electromagnetic waves do not require any medium and can move in vacuum. अब साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इनके मोशन के लिए, इनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है. ये वैक्यूम में प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, तो ट्रैवल कहाँ से करेंगे? मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैन ट्रैवल प्रोपोगेट इन वैक्यूम एज वेल, जहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना ज़रूरी है, वो है इस फर्स्ट पॉइंट में वेव कैरेक्टर एंड द पार्टिकल कैरेक्टर. तो वेव कैरेक्टर को समझने के लिए हमें वेव्स को थोड़ा सा, बहुत नहीं तो थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी होगा. तो आगे का डिस्कशन हम जो करेंगे उसमें हम वेव को समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. So now let's start to discuss on waves. Now whenever you come across this term wave, what do you mean by this? And
because we have to understand wave character and particle character both, here we must have a brief discussion on these two characters, how they are different from each other. Particle, जब हम वेव कहते हैं और जब हम पार्टिकल कहते हैं तो क्या बात है जो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो पहली बात है वो ये कि वेव के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझ रहे हैं। वेव के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। नंबर 1, वेव अगर कोई भी होगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड अवश्य होगा। अगर वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वेव है तो उसकी इंटेंसिटी होगी, और वेव का क्या कैरेक्टर है, फेज होता है वेव का फेज होगा। और वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज वेवलेंथ। अब आप देखें ये कुछ कैरेक्टर्स हमने लिखा वेव के। अब अगर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम पार्टिकल कहते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ मास। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जिसका मास ना हो। अगर पार्टिकल है तो मास होगा, चाहे वो छोटा से छोटा पार्टिकल हो लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या वो बड़े से बड़ा पार्टिकल हो, द होल प्लैनेट यू कैन टेक। एंड नंबर 2, वॉल्यूम। यदि कोई पार्टिकल है और मास है तो वो कुछ ना कुछ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो पार्टिकल का एक कैरेक्टर वॉल्यूम हुआ। आप इसी तरह से शेप एंड साइज़ भी कह सकते हैं, शेप एंड साइज़। और वॉल्यूम है तो डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी यू ऑलरेडी नो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। So mass and volume I have already told you. So basically यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि यदि नेचर को हम देखें तो इस पूरे नेचर में यही 2 तरह के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। या तो कोई चीज़ पार्टिकल के फॉर्म में होगी, पार्टिकल के कैरेक्टर्स शो कर रहे होंगे, और या तो फिर वो वेव। आप इन बातों को यहीं पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वेवलेंथ, जैसे मैंने कहा, तो किसी पार्टिकल का वेवलेंथ आप इमेजिन करिए तो ये मीनिंगलेस टाइप लगेगा कि पार्टिकल का कैरेक्टर वेव नहीं हो सकता। पार्टिकल का कैरेक्टर मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। इसी तरीके से वेव का कैरेक्टर मास नहीं हो सकता। आप कभी आप ऐसा नहीं सुने होंगे कि किसी वेव का मास, किसी वेव का वॉल्यूम, किसी वेव का शेप एंड साइज़। तो ये जो 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं 2 कैरेक्टर्स से, डुअल कैरेक्टर्स, पूरा नेचर बना हुआ है। तो अब जो चीज़ वेव होगी वो निश्चित रूप से पार्टिकल नहीं होगी, और जो चीज़ पार्टिकल होगी वो निश्चित रूप से वेव नहीं होगी। अब इस चीज़ को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो टॉपिक क्या है कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो दोनों नेचर शो करती हैं, पार्टिकल का भी और वेव का भी नेचर शो करती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। तो यदि कोई चीज़ दोनों नेचर शो कर रही है तो दोनों नेचर एक साथ नहीं शो कर सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वेव, ऑब्जेक्ट मीन्स पार्टिकल, ये 2 कैरेक्टर्स एक साथ नहीं शो कर सकता कोई भी। अगर कोई चीज़ पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है तो उस वक्त जब वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही, वेव नहीं शो कर सकती। तो ये डुअलिटी का मतलब क्या है फिर, ये डुअल कैरेक्टर है क्या?
तो डुअल कैरेक्टर का मतलब कुछ खास परिस्थितियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सम पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस समथिंग विच इज़ बिहेविंग एज पार्टिकल starts to behave as a wave. Similarly, something which is behaving as a wave starts to behave as a particle in some different particular circumstances. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप अच्छे से समझें कि कोई भी चीज़ जो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है वो कुछ दूसरी खास परिस्थितियों में वेव की तरह बिहेव करने लगती है, और जो चीज़ वेव की तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह बिहेव करने का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये वाले हैं, वो कुछ खास परिस्थितियों में पार्टिकल बिहेव करती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये वाले दिखने लगते हैं, और पूरे नेचर में यही दो कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं जो चीज़ पार्टिकल है वो अभी ज़रूर पार्टिकल है, मगर बाद में हो सकता है कहीं किसी खास परिस्थितियों में वो वेव की तरह बिहेव करे। यही बात यहाँ डुअल कैरेक्टर में डिस्कस करनी है हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है कुछ खास स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, और कुछ खास दूसरे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो वेव की तरह बिहेव करता है। अब ये दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, ये हम आगे फर्दर जो डिस्कशन करेंगे उसमें ये बातें आ जाएंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि जब भी वेव प्रोपोगेट करती है, वेव नहीं कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब प्रोपोगेट करती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं, तो उस वक्त उसका पूरा बिहेवियर वेव की तरह होता है। ये सारे कैरेक्टर्स वो शो करते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फेज, वेवलेंथ। लेकिन वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करते करते यदि किसी ऑब्जेक्ट से आके टकरा जाए तो टकराने के बाद उसका बिहेवियर पार्टिकल जैसा फील होता है। उसका जो नेचर है, जो ऑब्जर्व्ड फेनोमेनाज हैं, उससे ये पता चलता है कि ये वेव तो था ही नहीं, ये तो पार्टिकल था। परंतु जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो वो बिल्कुल पार्टिकल बिहेव नहीं करता है, वो बिल्कुल वेव की तरह बिहेव करता है। यही यहाँ डुअलिटी का मतलब है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि वेव क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस wave. Now what do you mean by wave? The defining statement for wave is any disturbance produced in a medium is called as wave. एक लाइन और ऐड करना चाहिए हमें डिफाइन करने के लिए। वेव में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर from one point to another right, one point to another point. अब देखिए यहाँ पे मीडियम, पहले इस बात को ठीक से समझें। वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। यू मस्ट अंडरलाइन दिस, एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी हलचल होगी तो उसी को हम वेव कहते हैं। अब वो हलचल यदि किसी मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए लिखा गया है प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, तो ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यहाँ पे अब हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा वेव्स को। और यदि कोई डिस्टर्बेंस वैक्यूम में प्रोड्यूस होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे एनसीईआरटी में देखा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड पॉइंट देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। यही बात यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। Unlike sound waves or waves produced in water,
electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. तो ये वेव की डेफिनेशन है, मगर यहाँ पर अब हमें क्लासीफाई करना होगा टाइप ऑफ वेव्स। एक बात और मैंने यहाँ कहा है कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वेव को हम ये भी कह सकते हैं कि वेव क्या है, एक तरीका है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करने का। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स कहें अगर हम, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तो फंडामेंटली तीन तरह के वेव्स हैं। नंबर वन इज़ मैकेनिकल वेव, नंबर टू मैटर वेव्स, and number three is electromagnetic waves. हमारा जो डिस्कशन होगा वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होगा, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर फिर भी हम सारी बातों को डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। When we say mechanical wave, wave as I told you it is a disturbance produced. Mechanical waves require some medium, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस यदि किसी मीडियम में प्रोड्यूस किया जाए तो उसे हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, या ये कहें कि वो वेव्स जो सिर्फ किसी मीडियम में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और मीडियम का मतलब मैकेनिकल मीडियम से ही है यहाँ पर, इसलिए उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स में क्लासीफाई करते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स को अगर हम कहें तो दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, शॉर्ट में समझ लें। अब ये मैटर वेव्स क्या होते हैं? तो मैटर वेव्स डुअलिटी से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टिकल्स कुछ खास परिस्थितियों में वेव की तरह बिहेव करते हैं, या ये कहें कि कोई मैटर पार्टिकल यदि हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो उससे एक वेव एसोसिएट हो जाता है, और उस वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं। मगर इसको अभी हम डिस्कस यहाँ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी रेलेवेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मीडियम मीन्स मैकेनिकल मीडियम, फॉर प्रोपोगेशन। They can travel in vacuum as well. पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती हैं, इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले हम वेव के कैरेक्टर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होता है, फेज़ क्या होता है और वेव लेंथ क्या होता है। इन चीज़ों को पहले हम समझेंगे और इन चीज़ों को हम मैकेनिकल वेव्स के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को समझना रिलेटिवली इजी है, और फिर इसी बात को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएट कर लेंगे, वो बात भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेव्स विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव यू कैन से। अगर हम वाटर वेव की बात करें which is a mechanical wave, and here water is the mechanical medium, that's why it is called water wave. Now see, and what we are intended to learn here,
to understand the wave characters, means what is meaning of amplitude, what is meaning of frequency, these terms here we are going to learn. Now let's say there is a water, there is some water filled in a tank or in pond or anywhere, still water is there, and the top surface of the, this is the top level, top surface of the water. Now this surface is made up of many molecules, water molecules you can say. These circles are representing water molecules. Now let's say you drop a stone from certain height, आप यहाँ से एक स्टोन को नीचे गिराइए, स्टोन अ स्मॉल पेबल, छोटा सा स्टोन, पत्थर का टुकड़ा। अब इस पत्थर के टुकड़े को जब आप किसी हाइट से गिराएंगे, इस हाइट पे वो जब तक है उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस और वाटर सरफेस यू कैन से। जब ये पत्थर गिरेगा तो गिरते वक्त अब ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और जब ये वाटर सरफेस को आके हिट करेगा यहाँ, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होने की वजह से इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, 12 mv²। तो अब जब इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और ये जिन भी वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, मान लीजिए वो इस वाटर मॉलिक्यूल से आके कोलाइड करता है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल उस काइनेटिक एनर्जी को लेके कुछ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे जाना शुरू करेगा, नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, तो चूँकि ये एक कॉन्टिन्यूअस मीडियम है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे जाने को टेंड करेगा, ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स जो चारों तरफ इससे सराउंडेड मॉलिक्यूल्स होंगे, सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको वो पकड़ के अपने साथ नीचे ले जाएगा, क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पत्थर जिस वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगा वो वाटर मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से टूट के और अलग हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मीडियम क्या है, इलास्टिक मीडियम है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसकी, और वो फ्लेक्सिबल मीडियम है। तो वो अपने साथ अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जब ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जिस पे पत्थर हिट करता है, वो जब नीचे पहुँचेगा यहाँ तक, तो इसके बगल का मॉलिक्यूल भी इसके साथ बगल में आएगा, उसके बगल वाला उसके बगल से आएगा। सिमेट्रिकली आप देखेंगे चारों तरफ एक सर्कल, अगर आप टॉप व्यू देखें इस पूरे फेनोमेना का, तो टॉप व्यू में आप देखेंगे कि एक सर्कुलर रिपल्स बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, और ऐसा ही होगा। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो अगल बगल के, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, दे ऑल विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, अब ये मॉलिक्यूल नीचे तक आ गया, कुछ सर्टेन डेप्थ तक आएगा, और उसके बाद ये फिर ऊपर जाने को टेंड करेगा, क्योंकि बगल वाले मॉलिक्यूल्स को जब वो नीचे खींच रहा होगा अपने साथ आने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल्स जो बगल वाले हैं इसको ऊपर खींच रहे होंगे कि अब भाई नीचे मत जाओ। उनका भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, जो उनको चाहेंगे कि वाटर का लेवल मेंटेन रहे, सरफेस इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, वो रीस्टोर करना चाहेगा अपने शेप को। तो अब क्या होगा कि मैक्सिमम कुछ नीचे तक जाने के बाद, और ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर को आएगा। जब ये ऊपर को आएगा तो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स जो नीचे जा रहे थे, वो ड्यू टू इनर्शिया, नीचे जाने की टेंडेंसी है, वो नीचे जाते रहेंगे, मगर सर्टेन डेप्थ तक जाने के बाद उनके साथ भी यही होगा जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हुआ, पहले वाले के साथ, वो भी ऊपर आने की टेंडेंसी होगी उनकी। जब ये ऊपर आएगा तो साथ में थोड़ी देर बाद ये भी ऊपर आएगा, नीचे, थोड़ा नीचे जाके, ये थोड़ा और यहाँ तक नीचे जाके, ये सेम लेवल तक नीचे जाके, ये सब भी फिर ऊपर को आने को टेंड करेंगे। अब जब ये ऊपर आएगा वापस यहाँ पे, अब एक मॉलिक्यूल की इस कहानी को आप समझे तो बाकी मॉलिक्यूल्स आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर आएगा वापस अपने मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन था और ये एक्सट्रीम पोजीशन था, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि अंतिम हद तक जहाँ गया, ये मीन पोजीशन, और
मीन पोजीशन के बाद ये अब जब यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल लौट के यहाँ आएगा तो अब वो यहीं पे रुकेगा नहीं, यहाँ से नीचे से ऊपर आएगा तो इसके पास एक इनर्शिया होगा ऊपर जाने का, वो सडनली नहीं रुकेगा वहाँ, और अब ये वहाँ से कुछ ऊपर जाएगा और लगभग उसी हाइट तक जाएगा जितना वो नीचे तक गया था। आइडियल केस माने तो वो बिल्कुल वहीं तक जाएगा, मगर आइडियल होता नहीं है, तो फिलहाल हम आइडियल केस मानते हैं कि वो लगभग उतनी ही ऊंचाई तक ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से वो फिर बगल के मॉलिक्यूल्स उसके जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच चुका होगा, साथ ही साथ ये भी तो ऑसिलेट करेंगे नीचे से ऊपर, ये भी ऑसिलेट करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो बगल वाले हैं जैसे ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे, यानी ऊपर वाला जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम क्योंकि ये मिड लाइन से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव मानते हैं इसको, नेगेटिव एक्सट्रीम यू कैन से, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक वो पहुँचा। और जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और नीचे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर नीचे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ऐसे ही ये पूरा इस पॉइंट, इस लाइन के अलॉन्ग, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ये ऑसिलेट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट करेंगे। अब ये एक पत्थर गिराने से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, आपने पत्थर सिर्फ यहाँ पे गिराया, मगर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ के डिस्टर्ब हो गए, पूरे सराउंडिंग के। तो ये जो डिस्टरबेंस है ये ट्रैवल किधर किया, इस तरफ ट्रैवल किया, इस तरफ ट्रैवल किया, इन ऑल दी डायरेक्शन। आप सर्कुलर डायरेक्शन यदि आप देखेंगे, जहाँ आपने पत्थर गिराया वहाँ से सर्कुलर रिपल्स, जल तरंगें उठती हैं। आप टॉप व्यू अगर देखेंगे तो बिल्कुल सर्कल की तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि चारों दिशाओं में, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो अपनी अपनी वर्टिकल पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये किसका हो रहा है, वाटर पार्टिकल का हो रहा है। तो वाटर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मगर जो ये फेनोमेना है डिस्टरबेंस के प्रोपोगेट करने का, आगे बढ़ने का इन ऑल द डायरेक्शंस, ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है डिस्टरबेंस का, इसी को हम वेव कहते हैं। वेव क्या है, वाटर मीडियम में, चूँकि ये वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं हम, वाटर मीडियम में हर दिशा में जो डिस्टरबेंस ट्रैवल करने लगा ड्यू टू the kinetic energy imparted by the stone striking the water surface, this is called water wave। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वेव क्या है, डिस्टरबेंस है, मीडियम क्या है, वाटर है। तो ऑसिलेट कौन कर रहा है, मीडियम का पार्टिकल यानी वाटर का पार्टिकल, मगर ट्रैवल क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस जो कि वेव है। वाटर का मॉलिक्यूल जो जहाँ पे है वो वहीं अपने वर्टिकल लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है, वो ट्रैवल करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस कहीं नहीं जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है प्रोपोगेट करके वो वेव है। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन या वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। अब जिस वेलोसिटी से ये वेव इधर को प्रोपोगेट कर रही होगी उसी को हम वेव वेलोसिटी कहते हैं, वेव वेलोसिटी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टरबेंस किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी वेव वेलोसिटी। अभी आगे फिर से हम लोग वेव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, ये बेसिक फेनोमेना है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह अगर इस पूरे वेव के शेप पे हम जाएं तो इसका शेप कैसा बनता है, अगर पत्थर यहाँ से गिराया गया तो आप थोड़ी देर बाद शेप बदलता रहेगा। आप देखेंगे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ गया था जब नीचे को, तो वाटर का शेप, वेव का शेप ऐसा था, वाटर पार्टिकल्स ऐसे थे। जब ये ऊपर चला जाएगा तो शेप कैसा होगा, आप देखिए, जब ये वाला पहला वाला पार्टिकल टॉप पे पहुँचेगा तो वेव का शेप, अगल बगल के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे, और इसके आगे के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप कैसा होगा, वो नीचे को जा रहे होंगे। अभी ये पूरा शेप जो आप देखेंगे ये ऐसे साइन कर्व की तरह ये शेप बन जाता है और यही रिपल्स आपको दिखाई देते हैं। और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन हो गया, जिसको आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल डायरेक्शन जिसमें कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वो वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं मीडियम के, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन हो रहा है।
अब इस इतने डिस्कशन के बाद हमें ये जान लेना है कि ये वेव के कैरेक्टर्स, क्योंकि हमें यहाँ डिस्कस क्या करना था, वेव के कैरेक्टर्स, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहला कैरेक्टर वेव का हम देखें। तो इस पूरे डिस्कशन में आप देखिए कि मीडियम का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मीन पोजीशन, यानी जो वाटर का वह लेवल जहाँ पे पत्थर गिरने के पहले बिल्कुल कांस्टेंट लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल था, उसको मीन पोजीशन कहेंगे। और एक्सट्रीम पोजीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम ऊपर वाला है, ठीक है, प्लस, और नीचे वाला ये माइनस, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का जहाँ तक होता है, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि ये वाली जो दूरी होगी ये एम्पलीट्यूड कहलाएगी। इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और समटाइम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद ए नॉट, और समटाइम्स some different symbols are used. So this is amplitude. So now if you will define the term amplitude, the defining statement is amplitude of a wave is defined as the maximum displacement of medium particle from its mean position is called as amplitude. Now obviously its SI unit will be what? मीटर, दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। सो SI यूनिट इज व्हाट? SI unit is meter, right? So this is about amplitude. Now in this discussion we will try to understand frequency. What is frequency? I think I should end the video now, it's becoming lengthier. हमेशा हम छोटे छोटे वीडियो से अगर समझेंगे किसी एक टॉपिक को तो वो बेटर होता है मॉड्यूलर फॉर्म में समझना। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डिस्कशन इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो वेव कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जब सभी वेव कैरेक्टर्स को और वेव को हम ठीक से समझ लेंगे कि वेव की मीनिंग क्या होती है, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव कैरेक्टर को समझेंगे। तो अगला डिस्कशन इसी से कंटिन्यू होगा। सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू।